हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th में हिंदी वसंत का 11 चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। बच्चों, इस चैप्टर में हमें सिनेमा जगत की उत्पत्ति, सिनेमा को बनाने का प्रेरक स्वप्न किसने देखा है और सिनेमा बनाने में किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, किस प्रकार से व्यक्तियों को अपने आप को रेडी करना पड़ता है, पहली सिनेमा या पहली पिक्चर कौन फेमस हुई है, वो बहुत सारी बातें हमें इसमें पता चलने वाली है। या और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे भारत के सिनेमा जगत के इतिहास का वर्णन हमें इसमें मिलने वाला है। तो सिनेमा के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा जानने के लिए इंटरेस्टिंग होंगे कि ये सिनेमा स्टार्ट कहाँ से हुआ है, भारत में इसका आगमन कैसे हुआ है, किस प्रकार से हम भारतीय लोगों ने सिनेमा जगत को अपने यहाँ स्थान दिया, उसको खोजा, उसको बनाया। तो चलिए हम पढ़ते हैं 11 चैप्टर जब सिनेमा ने बोलना सीखा। यहाँ जो पंक्तियाँ स्टार्ट की गई हैं कि बेसभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो, देश की पहली सबाक अर्थात बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। तो आपको पता चल गया होगा कि पहली फिल्म जो थी वो थी आलम आरा, और उस आलम आरा जो पहली पिक्चर बनाई गई थी उसके जो पोस्टर लगे हुए थे उस पर ये इतना बड़ा वाक्य लिखा हुआ था। और ये जो ऐतिहासिक दिन था वो ऐतिहासिक तारीख भी यहाँ पर देखिए बताई गई है, 14 मार्च 1931, 14 मार्च 1931 को यह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। बोलना सीखा था मतलब ये लॉन्च हुआ था, पिक्चर बनी हुई थी। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। मूक सिनेमा से मतलब है कि जिसमें नाटकीय मंचन आदि हुआ करता था लेकिन श्रव्य होता था तो दृश्य नहीं होता था, दृश्य होता था तो श्रव्य नहीं होता था। लेकिन सिनेमा जगत में पहली बार इसमें कदम रखा है जिसमें दृश्य और श्रव्य अर्थात देखने और सुनने वाली दोनों ही चीज़ों का मेल था। तो आगे क्या हुआ है कि पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशियर, और अर्देशियर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती हुई फिल्म देखी जिसका नाम था सोबोट, और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए हैं। एक इंटरव्यू में अर्देशियर ने उस वक्त कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं है। संवाद लेखक का मतलब है कि उसको डायलॉग लिखने वाला या कुछ इत्यादि या उसको कन्वर्ट करने वाला पारसी से हिंदी में। गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशियर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म में संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है, ये इसका पहला गाना है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी, क्योंकि आपको पता है कि रात में शांति का माहौल ज़्यादा होता था। दिन में बहुत ज़्यादा चहल पहल और शोर होने के कारण प्रकृति का शोर भी बहुत ज़्यादा रहता है, पक्षियों का, जानवरों का। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी, मतलब लाइटिंग आदि लगानी पड़ी थी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का एक ज़रूरी हिस्सा बन गई। और देखिए जो पोस्टर भी यहाँ दिया गया है जो कि आलम आरा पिक्चर का है। तो इस प्रकार के कई सारे पोस्टर यहाँ आए और इसका सारा का सारा खिताब हमारे अर्देशियर जी को दिया गया है, और इन्हें इसके लिए आलम आरा फिल्म में उसके लिए सम्मानित भी किया गया है। लेकिन ये सम्मान इनको करीब 25 साल के बाद, जब इस फिल्म जगत ने बहुत सारी उपलब्धियां पाली हैं, तब पहली फिल्म होने के कारण और इतनी लोकप्रियता के कारण आलम आरा के लिए अर्देशियर जी को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया है। ठीक, और क्या है
और उस समय देखिए फ़िल्म बनाने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थीं। नायक और नायिकाओं को बहुत सारे परिश्रम करने पड़ते थे, उनको पढ़ा लिखा होना पड़ता था क्योंकि उनको डायलॉग याद करने पड़ते हैं, बोलने पड़ते हैं, ठीक। और बहुत साज सज्जा इत्यादि में भी परफेक्ट होना पड़ता था। इत्यादि बहुत सारी चीज़ें उस समय बहुत नई डेवलप हुई हैं और जिसमें नायकों को नायिकाओं को बहुत सारी कठिनाइयाँ भी गईं, ठीक। और कुछ इस तरह भी हुआ कि जो जैसे यहाँ पर एक नाम दिया गया है कि नाम है, देखिए एक नाम यहाँ ऊपर ही आने वाला है जिसमें लिखा हुआ है विट्ठल, कि विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थीं। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। और जब वह वो डायलॉग नहीं बोल पा रहे थे, उर्दू नहीं बोल पा रहे थे, इत्यादि मुश्किलों के कारण से उन्होंने इस दौर के लिए उन पर मुकदमा कर दिया। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक भी बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने, ठीक। 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई ये फिल्म और 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ रही। इतनी भीड़ भाड़ उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव था। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। इसलिए इस सवाक फिल्म के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच नाटकों, अरब प्रेम कथाएं जो हैं इत्यादियों को आधार बना करके इसको विकसित किया गया, इसको बनाया गया और इस प्रकार से हमारे फिल्म जगत की शुरुआत हुई। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशियर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के लिए 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया तो उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता ये उपाधि दी गई। और उस मौके पर उन्होंने देखिए क्या कहा है कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। इस प्रकार से उनके ये विनम्र शब्द थे जिसके लिए उन्हें विनम्र व्यक्ति के रूप में हमारे इसके जो टिप्पणी करने वाले थे या जिनको हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से उनके बारे में कुछ बताने वाले थे, समीक्षा करने वाले थे, उन्होंने इनको विनम्र व्यक्ति के नाम से यहाँ पुकारा है। इस प्रकार से ये पहली फिल्म हमारी आलम आरा बन कर के तैयार हुई है और इस फिल्म को बनाने में क्या क्या लोगों को कठिनाइयाँ हुई हैं, किस प्रकार से केस भी लड़ा है, नायक से नायक का पद छीन लिया गया था सिर्फ इसी कारण से कि उनको उर्दू बोलने में कठिनाई होती थी। लेकिन उन्होंने सिद्ध करके बताया और तैयारी करके बताई कि मैं उर्दू बोल लेता हूँ, कोई कठिनाई नहीं है, और वो बाद में जीते भी और आगे जा कर के बहुत बड़े नायक भी बने। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर यहाँ जिसका नाम है जब सिनेमा जगत ने बोलना सीखा, ये यहाँ हुआ है। चलिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर, ठीक। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए, उस फिल्म में कितने चेहरे थे। तो स्टार्टिंग में ही जो हमने बिगनिंग पॉइंट देखा था तो उसमें था कि देश की पहली बोलती फिल्म के विज्ञापन के लिए छापे गए जो वाक्य थे उसमें एक बहुत बड़ा वाक्य लिखा हुआ था कि बेसब्री सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। इस प्रकार आलम आरा में कुल मिलाकर 78 चेहरे थे, अर्थात 78 कलाकार काम कर रहे थे। चलिए सेकंड में क्या है प्रश्न कि पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशियर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली, उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया, विचार व्यक्त किया। तो हमने पहले पेज पर ही देखी, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि फिल्मकार जो अर्देशियर एम ईरानी है उन्होंने 1929 में एक हॉलीवुड की फ़िल्म देखी थी जिसका नाम था सो वोट, और तभी से उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। इस फिल्म का आधार उन्होंने पारसी रंगमंच अर्थात जो नाटक होते हैं उस लोकप्रिय नाटक से लिया है
लेकिन उसके जो गीत थे उन्होंने वो सारे के सारे गीत ज्यों के त्यों लिए हैं, क्योंकि उन्होंने बताया था कि उस समय कोई इनके संवादों को कन्वर्ट करने वाला नहीं था, कोई संगीत गाने वाला नहीं था, और अधिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी नहीं किया गया, सब 3 ही वाद्य यंत्र उन्होंने बताए हैं। इस प्रकार से कठिनाई होने से उन्होंने फिर भी पिक्चर की प्रेरणा वहाँ से सोबोट नाम के उस जो हॉलीवुड मूवी थी उससे ली। चलिए, 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? तो आपको सीधा ही सा पता है कि विट्ठल को फिल्म से इसलिए हटाया गया कि उन्हें उर्दू बोलने में परेशानी होती थी। पुनः अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा अर्थात केस कर दिया। तत्काल सुप्रसिद्ध वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका मुकदमा लड़ा और विट्ठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक भी बने। नेक्स्ट है 4th नंबर का क्वेश्चन कि पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशियर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशियर ने क्या कहा था और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की थी? तो देखिए, यहाँ पर सीधा सा पॉइंट है कि हमने भी लास्ट में देखा था कि पहली सवाक फिल्म के जो निर्माता निर्देशक अर्देशियर को प्रदर्शन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर सम्मानित किया गया था, उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया था। पहले तो जो उनके लेखक या कहें सम्मान करता है, उन्होंने उन्हें क्या कहा था? भारतीय सवाक फिल्मों के पिता। और उस मौके पर मौजूद होकर के अर्देशियर जी ने कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो अपने देश के लिए अपने हिस्से का ही योगदान दिया है जो कि ज़रूरी था। इस प्रसंग की चर्चा करते हुए लेखक ने अर्देशियर को विनम्र व्यक्ति कहा है। ठीक, कि इस प्रकार के जो विचार हैं वो एक विनम्र व्यक्ति के ही हो सकते हैं। इस प्रकार से चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है, पर जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग करें। तो सीधा है कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा में हमें पता चल गया है कि इसमें दृश्य और श्रव्य दोनों ही सामग्रियाँ एक्टिव रहती हैं, लेकिन जब श्रव्य सामग्री एक्टिव नहीं होती थी, सिर्फ दृश्य ही अभिनय हुआ करते थे, नाटक हुआ करते थे, तब क्या हुआ करता था? तो पहली सवाक फिल्म के जो निर्माता अर्देशियर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर किया था जो कि उनके लिए सराहनीय है। और इसी प्रयास के बाद भी जो हमारी मूक फिल्म है जिसमें कि सिर्फ दैहिक अभिनय ही होता है, तो मूक सिनेमा ने बोलना सीखा तो बहुत सारे परिवर्तन वहाँ हुए। मतलब दैहिक जो हमारी मूक फिल्म होती थी, मूक से सवाक फिल्म में यदि हम जाएं तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अभिनेताओं को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि उन्हें संवाद बोलने पड़ते थे। दर्शकों पर भी अभिनेताओं का प्रभाव पड़ने लगा। नायक नायिका के लोकप्रिय होने और उनके अभिनेत्रियों की केश सज्जा इत्यादि, कपड़ों की नकल करने इत्यादि का काम भी होने लगा। दृश्य और श्रव्य माध्यम के एक ही फिल्म में सम्मिश्रित हो जाने से तकनीकी दृष्टि से भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। जैसे कि शूटिंग दिन की जगह रात में ही होने लगी, ठीक, और हिंदी उर्दू मेल वाली जो भाषाएं हैं उनका प्रयोग किया जाने लगा, जिससे सभी को आसानी से समझ में आए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मूक सिनेमा का संवाद सिनेमा में इस प्रकार से परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 2nd नंबर का लास्ट क्वेश्चन है कि डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है, इसका कारण क्या होता है? तो देखिए, डब फिल्म सीधी सी आप लोग समझ ही गए होंगे कि फिल्मों में जब अभिनेताओं को दूसरे व्यक्ति की आवाज़ दी जाती है तो उसे डब करना कहते हैं। कभी कभी फिल्मों में आवाज़ तथा अभिनेता के मुंह खोलने में अंतर आ जाता है, क्योंकि डब करने वाले और अभिनय करने वाले की बोलने की गति समान नहीं होती, या कभी किसी तकनीकी दिक्कत के कारण ऐसा हो जाया करता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जब सिनेमा ने बोलना सीखा का इतिहास बहुत ही हमारी कल्पना से परे है, और आज भारत की एक पहचान सिनेमा जगत में भी बहुत महज बनी हुई है। ठीक, नीचे अनुमान और कल्पना के क्वेश्चन दिए गए हैं,
इनको आप अपनी समझ के अनुसार यथायोग करने का प्रयास करेंगे। जैसे किसी मूक सिनेमा में बिना आवाज़ के ठहाकेदार हंसी कैसी दिखेगी, तो आप उसको प्रयास करके बता सकते हैं कि जिसमें आवाज़ ना निकले, लेकिन फिर भी एक ऐसा अभिनय करें जिसमें सारे के सारे दर्शक हंसने लगें इत्यादि। इस प्रकार से कि सिनेमा जगत ने बोलना सीखा है, ये हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर पूर्ण होता है। धन्यवाद।